और बाकी जो है सभी आप सम्मानित, प्रतिष्ठित और विशेष कर करके मैं देख रहा था मेरी उन माताओं को और बहनों को जो इस देश के लिए वीर हुए, शहीद हुए, उन शहीदों की जो धर्मपत्नी हैं, आदरणीय बहनें और माताएं, उनके अंदर की मासूमियत और चेहरे की वीरता हमको इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा पैदा करती है। वह प्रेरणा हमको मिलती है। उन सभी माताओं बहनों को भी मैं बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चाहे वह हमको स्वाभिमान के माध्यम से, चाहे वह गोरखाली सुधार सभा के माध्यम से। यदि आपके लिए जीवन में कहीं आपदा और विपदा आए तो जो हमसे बनेगा हम आपके लिए जरूर करेंगे, क्योंकि आपने जो दिया है जीवन में, अपना पति से बढ़कर के, अपना पुत्र से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। यदि राष्ट्र की बलवेदी पर उसको चढ़ा दिया गया तो उसके आगे देने के लिए कुछ शेष बचता नहीं। तो यही तो हमारी पहचान है, यही गोरखाली की पहचान है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। बहुत बार अभी केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जब गोरखाली की बात आती है, देश के लिए मरने मिटने की, देश के लिए जीने की, देश के लिए खड़े होने की, कभी वह किसी तरह से किसी मान सम्मान की चाहत से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपितु स्वामी भक्ति और राष्ट्र भक्ति का जो खून के अंदर जो कीड़ा है उसकी वजह से वह वीरता को प्राप्त होता है, उसके लिए समर्पित होता है। यहाँ पर भी जितने भी बैठे हुए हैं अधिकांशतः या तो वीर हमारे सब भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आपके परिवार में से कोई ना कोई सेना में है, अधिकांशतः परिवार के लोगों में। तो एक जज्बा है, एक परंपरा है। बलिदान की परंपरा का दूसरा नाम है गोरखाली। तो ध्यान रख लेना, इसको कभी भूलना मत। तो जो बड़ी बात मैं आज आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूं, जब मैंने एक हमरो स्वाभिमान के माध्यम से, मुझे कोई पड़ी नहीं है, आप सब जानते हैं कि पूरा देश आज हमें बहुत प्रेम करता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है। हम कृतज्ञ हैं, सबै देशवासीहरूले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीले त्यसको लागि हामी सदैव कृतज्ञ पनि छौँ। परन्तु मैले सोचे कि जो समाज, जिस परिवार को पृष्ठभूमिबाट हामी समाजमा आएको, हामी देशमा, दुनियाँमा आएको, त्यसलाई हामीले कहिले पनि बदल्न सकिँदैन। यो हमेशा ध्यान रखना। जो तुम्हारा कुल वंश खानदान है वो बदलेगा नहीं। तो फिर हाम्रो दायित्व के हो? केही कुल वंश खानदान को लागि हाम्रो दायित्व छ कि या छैन? तो प्रायः मैले देखेँ, विशेष गरेर आज यो कुरा पनि मैले सबै थुप्रै सभाहरूबाट पहिले पनि भनिरहेको कि हामीले चाहिँ नि, हामी गोरखाली या नेपाली केही फरक पर्दैन। पहले तो नेपाली शब्द बोल्न भनेर हिचकिचा कि नेपाली भन्ने बित्तिकै यहाँ यसको भेद कसले गरेको, यो ध्यान राख्नु। नेपाली र गोरखालीको भेद नेपालीहरूले नै गरेको, बाहिरकाले गरेको होइन। यसबाट बाहिर निक्लनु पहिले। यदि गोरखाली भनेर हामी चाहिँ नि, गोरखाली हाम्रो वीरता र स्वाभिमानको पहचान हो, यो पूरी दुनियाँमा छ। हामीले नेपाली भने पनि वीरताको प्रतीक गोरखाली हो। पर जब भाषा र संस्कृतिको कुरा आउँछ भने हमेशा ध्यान राख्नु, भाषा पनि नेपाली हो, संस्कृति पनि नेपाली हो। तो यो हामीले सबै ध्यान राख्न पर्छ। तो त्यही भएर और अर्को कुरा मैले भनिदिन चाहन्छु कि हाम्रो राजनैतिक सीमामा हामी जुन भूभागमा छौँ, यो भारतको भूभागको त्यसको एउटा नियम छ, संविधान छ, कानुन छ। तो नियम और संविधान को तहतमा हामी चाहे भारतीय गोरखाली हों, भारतीय नेपाली हों, चाहे हम नेपाली हों, चाहे नेपाली गोरखाली हों, त्यसरी नै दुनियाँमा कम से कम आज नेपालीहरू लगभग दुनियाँको 25-30 कन्ट्रीमा, तो ठुला कन्ट्रीमा तो वहाँको नेसनलिटी भएर उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो काम धाम, आफ्नो जीवन निर्वाह गरेर थुप्रै पिँढीबाट उहाँ छन्। तो हाम्रो यदि वैश्विक एकता
ये वैश्विक पहचान को लागी हमरो जो स्वाभिमान हो तो स्वाभिमान लाई हामीले हमेशा अगाडि रखना प्राय यहाँ जति पनि बस्नुभएको छ मैले देखेको आसामतिर जाँदाखेरिमा या दार्जिलिङमा त सबै नेपाली छन् या फिर सिक्किममा नेपालीहरू छन् वहाँ नेपाली भाषा बोल्न वहाँ तो मारवाडी पनि गएर दुकान खोल्छ भने त्यसले पनि त्यहाँ नेपाली नै बोल्छ दार्जिलिङमा गएर कोही पनि कहीँ पनि केही गएर काम गर्छ भने त्यहाँ पनि त्यसले नेपाली बोल्छ किन भन्दा तो त्यहाँको एउटा बहुसङ्ख्यक होनेको कारणले तो स्वाभिमान छ परन्तु त्योबाट बाहिर गएपछि जस्तो देहरादूनमा पनि प्रायः मलाई आज धेरै खुसी भयो जति बाबु नानीहरूले यहाँ कल्चर प्रोग्राम गर्दै थिए हालांकि हाम्रो गाद्य वाद्यमा सब हाम्रो रिटायर्ड मैले सोधेको हाम्रो रिटायर्ड फौजीहरू हुनुहुन्थ्यो एकदम स्मार्ट भएर एकदम बच्चा जस्तै कुद्दै नाच्दै गाँदै पर बाँकी बाबु नानीहरू चाहिँ नि सबै राम्रो राम्रो स्कुलमा कलेजमा पढेर त्यो अस्तित्वलाई कहिले पनि भुल्न हुँदैन म हजुर तपाईहरुलाई सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि सधैँ यो संकल्प लिनु तपाईहरुले चाहिँ यो संकल्प लिनै पर्छ कि बाबु नानीहरू चाहिँ नि घरमा कम से कम नेपाली भाषा बोल्ने गरौँ त्यो सिकाउनु भाषा यदि हामीसित लुप्त भयो भने ध्यान राख्नु जसको भाषा जिन्दा छैन त्यसको संस्कृति कहिल्यै जिन्दा रहन सक्दैन तो संस्कृतिलाई जिन्दा राख्ने हो कि हैन तो भाषा चाहिए भाषा बोल्नु घरमा कम से कम और दुईजना हुँदाखेरि पनि कहीं पनि ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएर केही अंग्रेजी बाँकी यताउता गर्ने आवश्यकता छैन नेपाली बोल्ने गर्नु आज यो सबै संकल्प लिएर जाने हो यहाँबाट मेरो एउटै अभियान छ जति पनि नेपाली गोर्खालीहरू चाहिँ दुनियाँमा कहीँ पनि छन् म भारतको कुरा गर्दिनँ मैले पुरा विश्वको कुरा गर्छु मैले देखेको युकेमा हजारौं जनाहरू छन् अहिले त्यो परम्परा सुरु भइसकेको छ म्यानमारमा म्यानमारमा तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन सबभन्दा पैसा भागा धनी व्यापारीहरू सब नेपाली हो थाइल्यान्डमा कलोनीको कलोनी नेपालीहरूको छ यूएसए मा थुप्रै छ यूएसए मा पनि एउटा संगठन थियो अहिले म कई 5-6 महीना पहले यूएसए थिए तो पूरी दुनिया में तो दुईटै शब्दलाई यो ध्यान राख्नु देहरादून में इसको कंजूसी है आप लोगों के अंदर एक मानसिकता बन गई है क्षमा करिएगा आप डरो मत अभी भी मैं एक बात बताऊं मैंने भारतको भारतीयहरूलाई प्रेम गर्छु त्यति नै भारतका नेपालीहरूलाई पनि गर्छु त्यतिले मैले नेपालका नेपालीलाई पनि गर्छु चिन्ता नगर्नु और हामीले त्यही भएर भारतमा आज हामी कम से कम पतंजलिबाट जोडिएका प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा लगभग 10 करोड़ भन्दा धेरै हमारे फॉलोअर्स और यदि उद्योग धंधा बेच्ने छ तो आप सबको तपाईहरुलाई थाहा छ मैले के भन्न पर्दैन तो नेपालमा पनि हामीले आयुर्वेदिक कलेज पनि चलाएका छौं 60,000 भन्दा धेरै हमारा युवा शिक्षक पनि छन् काम पनि गरेका परन्तु यो हमेशा ध्यान राख्नु बाउन्ड्री हाम्रो पोलिटिकल बाउन्ड्रीहरू हामी जहाँ छौं जहाँ जन्म्यौं जहाँ हुर्क्यौं हाम्रो दायित्व तो राजनीतिक फेरि म त्यही आउँछु यसलाई हमेशा ध्यान राख्नु कि हाम्रो जो संवैधानिक जो बाउन्ड्री त्यो त हामीले दायरामा त रहनुपर्छ परन्तु तो दायराभित्र रहेर नेपाली भन्न नेपाली बोल्न नेपालीको रूपमा पहिचान गराउन डर के को किन डर्न पर्दैन भयभीत होना पर्दैन लीगली कहीं पंगा आएगा हम जिंदाबाद छौं इसमें भी लीगल सेल बना लो गोरखाली सुधार करवाना मैंने तो मंगा थे नेपाल में कई 7-8 महीना पहले को पूरा हो भारत को एम्बेसडर नेपाल का वर्तमान प्रधानमंत्री पहले का 3 प्रधानमंत्री चौड़ा प्रधानमंत्री मैंने कहा एक तुम मीटिंग करो बहुत छोटे मैंने गृह मंत्रालय में भी भारत में बोला
मैंने कहा अब एक छोटी सी मीटिंग करो। मीटिंग में यह तय कर दो कि नेपाल से जितने भी लोग भारत में नौकरी करने के लिए जाते हैं या वहां से आते हैं, उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम यह है कि उनको पहले तो इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, अभी जो है अभी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है, वो बनाने के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। इसकी वजह से तो वो क्या रहा है कि भारत में जितने भी नेपाली हैं, गोरखाली हैं, चाहे कितनी भी पीढ़ियों से हैं, इनको एक कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। दो एक दृष्टि के नेपाली मूल का ऐसा आप सब जानते हैं। तब अरे था जब केदारनाथ आप पता होता है कि बोले जी वहाँ सब पे काम करने को क्यों नेपाली थे। चलो नेपाल को नेपाली बहुत से, यहाँ पे नेपाली बहुत, गोरखाली बहुत। और जब चोरी करे रहा कि कल मोरे को मानसे बड़ा उंगली काटे रहा, ये ले रहा बोले सुना ली बोला। मैंने फिर अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले मानसे माफी जो मैंने पूरा हड़काया मीडिया मैंने कहा कि जातीय तुम किसी तरह से अपमानित शब्द नहीं कर सकते हो। कोई गलती करता है, व्यक्ति करता है, कोई पूरा समाज गलत नहीं करता है। उनको इस बात के लिए बोल रहे हो क्या रहा है कि जब तक आप तब और सब एक भैरव हम समस्या के छे बनी ठीक है। ये मैंने प्रशंसा कर चुके कि सब जातीय उपजाति समाज अलग अलग समूह सभी ठीक से चलो होना पड़े, हम संगठन भी होना पड़े, पर सभी को अलग अलग तो एवटा अम्ब्रेला के हो जति भी इंडिविजुअल आदरणीय जनरल साहब बैठे, इनको किसी से क्या मदद की जरूरत पड़ सकती है, में सक्षम है, जनरल है और परिचय भी है, संपर्क है, पॉलिटिकल भी है और बाकी भी है। पर मैं कह रहा हूं मेरे को क्या बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, आप लोगों की नहीं, यदि मैं ऐसा कहूं तो। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जातीय एकता संघो शक्ति कलियुगे, इसको कभी मत भूलना कि हामी यदि जति एकात्म भाव ने जति एक होनालाई दृढ़ता होनी चाहिए, फेरी तब वोट को भी कीमत होना सक्छ, व्यक्ति को भी कीमत होना सक्छ। तो ना आज वोट को भी कीमत भाषे ना और व्यक्ति को भी दे भरे कीमत भाषे। तो मैं ये निवेदन करना को लागे आपको सामर्थ्य थी शक्ति मां दुनिया को जब जो अपनो जीवन अर्पण करने को लागे तैयार था बनी त्यो भन्दा ठुलो शक्ति संपन्न कोई व्यक्ति होना सक्दैन जो व्यक्ति गोरखाली हो। ध्यान रखना मैंने जो भन्न चाहूँ पूरा यही है। तो संगठनात्मक एक हों और एक भएर आफ्नो स्वाभिमानलाई आफ्नो पहिचान लाई मैं थुप्रै जग्गा जान्छु। मैले सकलले पनि थाहा हुन्छ कि यो नेपाली गोरखाली हो। ए बाबु तिमीलाई आपसमा जस्तो इङ्ग्लिसमा हिन्दीमा केही कुरा गऱ्यो भने मैले छेड्छु मैं अरे तुम नेपाली कुरा गर्न सक्दैन। तो एक ऐसे हमारे पास एक बहुत ठुलो आचार्य हो, भारत को बहुत प्रसिद्ध आचार्य हो। एक दिन तिनीहरूको बाबु नानीहरू मसित भेट गर्न आए, मैंने वैसे ही छेड़ लिया। अच्छा म तो बोलिहाल्छु अलिअलि नेपाली तो बोल्छु। तो मैंने सोधेँ कि त्यो उनीहरू गरेँ थियो म इङ्ग्लिसमा यता कुरा गर्दै थिएँ। मैले सोधेँ बाबु नेपाली आउँदैन? अच्छा जी फ्रेंच जर्मन सीखने में नेपाली तो कोई सीखने की चीज़ है। फिर मैंने उनको पिताजी ने आचार्य जी ने बताया, मैंने कहा आचार्य जी अब तुम्हारे घर से भाषा की समाप्ति हो गई तो संस्कृति भी गई, कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं ऊपर बच्चे हमारी जवान पार्टी ऊपर बैठी है ज्यादातर, अभी नाच गा करके भी गए कुछ वहां बैठे हैं। तो आप लोगों से सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा के ऊपर आप गौरव करना सीखें और गौरव कराने के लिए जो भी काम जो पनि काम गर्न पर्छ त्यसको लागि जहाँ पनि जे पनि गर्न पर्छ तो जरूर गर्नुहोला, यो मेरो विनम्र निवेदन हो। भाषा अर्थ वेशभूषा जो वेशभूषा अर्थ त्यो चाहिँ अलिअलि जीवित छ, अलिअलि इस रूपमा छ कि कम से कम कहीं पनि सभामा कार्यक्रममा यताउता जाँदाखेरिमा टोपी पनि देखिन्छ, कुकुरी पनि देखिन्छ, एकदम दौरा सुरुवाल पनि देखिन्छ, अध्यक्ष जी एकदम फिट है। तो कम से कम शक्ति साहब बैठे जनरल साहब लगा करके
तो ये सारिका जी एक और टोपी पहनाने का काम तो बहुत कर रही थी। जीएसटी साहब भी देखो टोपी लगा के बैठे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि यह भी जीवित रखो कहीं पर भी। मैंने तो बहुतों को, ये मेरे पास इतनी टोपियां आ गई थी क्योंकि बहुत सारे टोपी दे देते हैं, और मेरा तो क्योंकि धोती के साथ टोपी जचता नहीं है, तो मैंने तो कईयों को पहना दिया। तो ये परंपराएं भी शुरू करो। आजकल व्यक्ति का भी फैशन को जमाना होगी, टोपी दे रहा बंदे की फैशन में लगाओ नहीं कर चाहे तुमने पहले पहले लगाओ नहीं कर फसल एक नहीं देना। तो वेशभूषा आर को सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्तो दसैँको कार्यक्रममा हामीले गर्नुभयो यसरी नै जति पनि हुन सक्छ त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि अवश्य जति धेरैभन्दा धेरै गर्नु। और त्यसमा पनि मेरो निवेदन छ कि कम से कम देहरादूनमा, क्योंकि म हरिद्वारमा छु तो नजिक छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ केही भएमा पुग्न या कुरा गर्न अलिकति सम्पर्कमा पनि व्यस्तता भए पनि अरूले भन्दा त धेरै नै भेट भइहाल्छ। तो मेरो निवेदन यो छ कि हामीले अलग अलग जति पनि संस्थाहरू छन्, सङ्गठनहरू छन्, अलग अलग जो पनि हामीले बनाएका छौँ ट्रस्ट सोसाइटीहरू, त्यो त गर्नु, परन्तु वर्षमा कम से कम, जनरल साहब ये मेरा निवेदन है, यदि आप चाहें तो ये हो सकता है और मैं आपका सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ, कम से कम 2 कार्यक्रम, 2टा कार्यक्रम यसको गर्नु कि सबै जति गोर्खाली नेपालीहरूको सबै सङ्गठन मिलेर वर्षमा कम से कम 2टा कार्यक्रम गर्नु, ये तय करना। वहां संख्या होनी चाहिए कम से कम 1-1.5 लाख, घर में एक एक छोटा बच्चा से लेकर के आदरणीय हमारे अर्जुन अवार्डी साहब, कर्नल साहब की तरह डंडा लेकर के आने वाले बुजुर्ग भी वहां होने चाहिए, दोनों लोग होने चाहिए। उस तरह से प्लानिंग करिए जिससे कि आपकी जो संगठनात्मक एकता वह दिखाई देनी चाहिए। वह एकता अभी कहीं ना कहीं दिखती कम है, मैं क्षमापूर्वक कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं देख रहा था सामने, ये मैंने कई बार बोला, मुझे नहीं पता था कि आपने यहां लिख रखा है, यो न सोध्नुहोस् सबैले तपाईलाई के दिएको छ, सोध्नुहोस् तपाईले सबैलाई के दिनु भएको छ। ये यसको मैं अर्को परिप्रेक्ष्यमा भन्छु क्या, मैंने हाम्रो स्वाभिमान को संगठन को रूप में शुरू कराए, बाकी कार्यक्रम शुरू कराए, तो प्राय मान्छे अनिमित्त या तो मैं कहता हूँ तुमको सदस्य बना देते, चलो हमरो स्वाभिमान का, अगले दिन 15 आदमियों की लिस्ट लेके आता, बोले इसकी नौकरी लगा दो सबकी, और मैंने नहीं लगाई तो फिर क्या हो जाता है, वो फिर नाराज हो जाता है मुझसे। तो भाई पहले संस्था को मजबूत करो, संस्था मजबूत करोगे, संस्था विपत्ति के लिए है, जिंदगी निर्वहन के साधन के लिए संस्था नहीं है, यह हमेशा हमको ध्यान रखना है। यदि आप संस्था को मजबूत बनाओगे, सभा को मजबूत बनाओगे, संगठन को मजबूत बनाओगे, देखो हमेशा संस्था व्यक्ति बनाता है, फिर संस्था से व्यक्ति की पहचान होती है, ये ध्यान रख लेना। तो इसीलिए संस्था को, संगठन को जितना मजबूत आप लोग बनाएंगे, आपका वजूद, आपकी आइडेंटिटी इतनी ही मजबूत बनेगी। तो उस तरह से आप सब आगे बढ़िए। और म तो सधैँ मेरो भावना, शुभकामना जस्तरी जसरी जहाँ जुन रूपमा हुन सक्छ म सधैँ साथमा छु। और जो पनि आदेश भएमा, मेरो लागि केही पनि भएमा म गराउन, अनुमति आदरणीय गणेश जोशी जी बैठे थे, जोशी जी बताओ, तो मेरे दादू भाई जैसे, तो मैंने कहा कितने पैसे दिए अभी तक, बोले नहीं 82 लाख मैंने इधर दे दिया, वो 75 उधर स्कूल में भी दे दिया था। मैंने कहा काम नहीं चलेगा और दे देना। तो हमारी दीदी तो बस आ जाएगी रानी साहिबा, यहाँ ले भी नहीं कर देंगे अपनों का, बिल्कुल दीदी को मैं देखो, बाकी तो ठीक है, एक हमारे परंपरा के उस परिवार से हैं, वहां से बनी और यहाँ बड़ा बने, तो हमलाई एउटा खुसीको कुरा हो। पर मनबाट एकदम निश्चल, मैले जहाँ बने भन्थे आउनुपर्छ, ठिक छ आउँछु नि म भन्नु कम हुन्छ, गर्नु ज्यादा हुन्छ। उहाँलाई पनि म धेरै बहुत माया गर्छु, उहाँले पनि मलाई गर्नुहुन्छ। और तपाईहरु सबैलाई पनि बस किन आज मलाई एउटा कार्यक्रम और छ, धेरै टाढा जाने हो, हालाकि लेट भइसक्यो, तो मैं यति भनेर तो मलाई आज खुसी पनि लाग्यो। अध्यक्ष जी खूब पूरा ऊर्जासित काम गर्नु, और जो जहाँ पनि म छु हैन, हाम्रो पूरी टिमलाई सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना।
और घाम छाया हमारे जनरल साहब को ने एक काम, हाँ मधु जी को घाम छाया तो एक काम और गर्नु मधु जी, मैले साथ तपाईँले गर्नु होला जति यो बाबु नानीहरू यो गाउने नाच्ने कुद्ने जति छन् नि सब पुरै एउटा न एउटा ऊ गराउने एउटा कम्पिटिसन टाइप राख्नु। तो कम्पिटिसनमा सुरुबाट लिएर अन्तसम्म कम से कम यत्रो प्रोग्राम थुप्रै प्रोग्राम इकट्ठा हुन्छ और जो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आएकालाई नै लास्टमा तो फर्स्ट आउनेलाई 1 लाख रुपैयाँ और सेकेन्डलाई 50 और थर्ड आउनेलाई 25 और दुईटा 10-10 हजार का सांत्वना पुरस्कार त्यो मैले दिन्छु। ठीक है, चलो तो ये सब हमारे बाबू नानीहरू सब समझ में आया बच्चों, बच्चे पार्टी। हाँ तो तुम्हारे लिए करा दिया मैंने, ठीक है तुम्हें करा दो। तो ये बस ये गर्नु, बाकी जो पनि मेरो लागि भएमा भनिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद, प्रणाम।